हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की साजिश का एक और चेहरा बेनकाब हो चुका है। गलवान घाटी पर दावा करने वाले चीन के सामने उस गुलाम रसूल गलवान की कहानी आकर खड़ी हो गई है, जो गलवान घाटी पर भारत के हक को साबित करती है। चीन भी यह सच जानता है, लेकिन वो लगातार इसे झुठला रहा है। तो हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखिए गुलाम रसूल गलवान और उनके गलवान घाटी से कनेक्शन की यह पूरी कहानी। 疫情防控斗争对我军是一次大考。 चेहरे पर चेहरा चढ़ाने वाले बहुरूपीय चीन के असली चेहरे और नकली चेहरे की पहचान मुश्किल है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद चीन का ये चेहरा बेनकाब भी होता रहा है। और एक बार फिर धोखेबाज चीन का क्रूर और क्रूर चेहरा लद्दाख की गलवान घाटी में सामने आया है। गलवान घाटी का ये पूरा इलाका उजाड़, पथरीला और बेहद बियाबान है। ये पूरा इलाका आसमान चूमती पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर 16 जून की रात भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ। चीनी सैनिकों के धोखे से किए गए हिंसक हमले ने एक बार फिर चीन के नापाक मंसूबों और उसके क्रूर चेहरे से नकाब हटा दिया है। चीन के साथ 1962 की जंग के बाद से गलवान घाटी के जो पहाड़ शांत थे, उन्हें चीन ने एक बार फिर अशांत कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों चीन अपने सैनिकों के दम पर बिगाड़ना चाहता है गलवान का गणित। 维护边境地区的和平与安宁。作为世界上2个最大的发展中国家， पथरीली और बियाबान गलवान घाटी का गणित बेहद पेचीदा है। ये गणित कब सुलझेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये घाटी जितनी भारत के लिए अहम है, उतना ही चीन इस पर नजरें गड़ाए बैठा है। 1962 से लेकर 1975 तक भारत चीन के बीच जितने भी संघर्ष हुए, उनमें गलवान घाटी केंद्र में रही। अब 45 साल बाद फिर से गलवान घाटी के हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। दरअसल लद्दाख और अक्साई चीन के इस पूरे इलाके में गलवान घाटी का बड़ा सामरिक महत्व है। ये घाटी अक्साई चीन से सटी हुई है और पूर्वी लद्दाख से अक्साई चीन पहुंचने के लिए सबसे करीब का रास्ता है। चीन के लिए भी पूर्वी लद्दाख पहुंचने के लिए ये घाटी एक चोर रास्ता है। यही वजह है कि चीनी सेना इस इलाके पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। सामरिक नजरिए से गलवान कैसे भारत के लिए बेहद अहम है, ये जानने से पहले इस घाटी का इतिहास और भूगोल भी जान लीजिए। वो जो हमारे जो पुराना घर जहाँ रसूल गलवान पैदा हुआ, वो घर जो ना सेंट्रल एशिया ले में है। सेंट्रल एशिया का बड़ा म्यूजियम है जो अंजुमन मौलाना इस्लाम की तरफ से वहाँ बनाया है, वहाँ पे हमारा घर है। एबीपी न्यूज लद्दाख में उस गुलाम रसूल गलवान के पुश्तैनी घर भी पहुंचा है, जिसके नाम पर ब्रिटिश हुकूमत ने गलवान घाटी और उसमें बहने वाली नदी का नाम गलवान रखा था। आज चीन भले ही गलवान घाटी पर अपना दावा ठोक रहा है, लेकिन उसका इस इलाके से ना भाषाई, ना सांस्कृतिक और ना ही कोई ऐतिहासिक कनेक्शन है। वहीं दूसरी तरफ सर्वेंट ऑफ साहिब यानी सेवकों का साहिब नाम की इस किताब में गलवान घाटी के नामकरण की ऐतिहासिक कहानी से भी ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि ये पूरा इलाका सदियों से भारत का अभिन्न अंग रहा है। चरवाहे गुलाम रसूल गलवान ने अपनी इस किताब के अध्याय द फाइट ऑफ चाइनीज में 20वीं सदी के ब्रिटिश भारत और चीनी साम्राज्य के बीच सीमा के बारे में बताया है। साल 1878 में लद्दाख में पैदा होने वाले गुलाम रसूल गलवान 14 साल की उम्र में ही घर से निकल पड़े थे। साल 1999 में उन्होंने इसी लेह से ट्रैकिंग शुरू की और लद्दाख के आसपास के कई इलाकों में पहुंचे थे। इन इलाकों में वो गलवान घाटी भी शामिल है, जिसको लेकर इन दिनों भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं।
चरवाहे और गाइड गुलाम रसूल गलवान ने अपनी यात्राओं को पूरी कहानी और अनुभवों को एक किताब की शक्ल दी, जिनका नाम सर्वेंट ऑफ साहिब्स था। इसके बाद वो यूरोप से आने वाले खोजकर्ताओं के लिए सबसे विश्वसनीय सहायक और गाइड बन गए थे। फॉरसेकिंग पैराडाइज किताब के मुताबिक खोजकर्ता गुलाम रसूल 15 महीने की मध्य एशिया और तिब्बत की कठिन पैदल यात्रा के बाद 1885 में लेह पहुंचे थे। नई जगहों को खोजने के इसी जुनून ने गुलाम रसूल गलवान को अंग्रेजों का भी पसंदीदा गाइड बना दिया। साल 1890 में ब्रिटिश सरकार ने मध्य एशिया में पौमीर यानी ब्रिक्शीन प्रदेश का पता लगाने के लिए कैप्टन फ्रांसिस एडवर्ड यूनगिसबैंड को सेना अधिकारी नियुक्त किया था। 27 साल के कैप्टन यूनगिसबैंड को चियांग चनमो घाटी के उत्तर के क्षेत्रों और लद्दाख के अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भेजा गया था। इसी साल गर्मियों में 14 साल के गुलाम रसूल गलवन कैप्टन यूनगिसबैंड से मिले और उनके साथ यारकंद अभियान पर चले गए थे। कैप्टन फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने तिब्बत के पठार, सेंट्रल एशिया के पामीर पर्वत और रेगिस्तान की खोज की थी। गुलाम रसूल गलवान भी बेहद कम उम्र में एडवेंचर ट्रेवलर कहे जाने वाले सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड की कंपनी में शामिल हो गए थे। दरअसल युवा गलवान के लिए खोज का जीवन यहीं से शुरू हुआ था और अगले कुछ दशकों में उसने उपमहाद्वीप के इस पहाड़ी कोने से फ्रांस, इटली और ब्रिटिश अभियानों में भाग भी लिया था। दरअसल 1890 के दशक में अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों की खोज में दिलचस्पी लेना शुरू की थी। वो ये देखना चाहते थे कि क्या वो इस घाटी के माध्यम से एक मार्ग विकसित कर सकते हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप को चीन के शिनजियांग क्षेत्र में तारिम बेसिन से जोड़ सकता है। साल 1899 में 21 साल का गुलाम रसूल गलवान भी चांग चेनमो घाटी के उत्तर के क्षेत्रों में एक ब्रिटिश अभियान का प्रभावी था और उत्तरी क्षेत्रों के लिए एक अभियान के दौरान ही उसने गलवान नदी की खोज की थी और इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत ने गुलाम रसूल गलवान के नाम पर ही नदी और गलवान घाटी का नाम रखा था। किताब में तो इतना जिक्र नहीं किया हुआ, ज्यादातर उन्होंने जो पासी से 25,000 30,000 के जो पास है वो क्रॉस किया, रातों रात किया, यही जिक्र है। मगर उसमें डिस्टेंस का तो इतना जिक्र नहीं है। मगर इतना जरूर है कि वो गलवान नाला जो ना हमारे एक्सप्लोर के सिवा लद्दाख की बहुत सारे लोग वहाँ जाके मुझे बता रहा था कि आपके नाला को आके दादाजी के जो नाला को हम देख के आए, हमें बहुत खुशी हो गया। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के लिए गाइड का काम करने वाले गुलाम रसूल गलवान ने अपने अंग्रेजी साहिबों के साथ रहकर अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और कुछ हद तक लिखना भी सीख लिया था। अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उसने सर्वेंट ऑफ साहिब्स किताब भी लिखी। इस किताब में उसने अपने दादा कारा गलवान के बारे में भी बातचीत की है। कश्मीरी में कारा शब्द का अर्थ काला और गलवान का अर्थ डाकू होता है, लेकिन गुलाम रसूल गलवान ने अपने दादा को रॉबिन हुड की तरह चित्रित किया है। कर्रा अपने कबीले का रखवाला था। वो सिर्फ अमीरों के घरों को लूटता था और पैसा गरीबों में बांट देता था। कुछ समय बाद उसे डोगरा राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और मौत की सजा दे दी थी। इसके बाद गलवान कबीले के लोग बाल्टिस्तान और लद्दाख चले गए थे। चीन के शिजियांग प्रांत के यारकंद में भी कुछ गलवान जाकर बस गए थे। गुलाम रसूल गलवन का जन्म भी साल 1878 में लेह में ही हुआ था। लेह के चस्पा योरतुंग सर्कुलर रोड पर उनके पुरखों का घर आज भी मौजूद है, जहां उनकी चौथी पीढ़ी के वंशज रहते हैं। जाहिर है गुलाम रसूल गलवन की ये कहानी गलवन घाटी पर भारत के दावे को और मजबूत करती है। ये ऐतिहासिक सच चीन को भी मालूम है, लेकिन झूठ बोलकर वो इस सच को नकारना चाहता है। चीन के साथ हुए 1962 के युद्ध के दौरान भी भारत और चीन के बीच पहली झड़प इसी सब सेक्टर नॉर्थ में शुरू हुई थी, लेकिन ये इलाका भारत के अधिकार क्षेत्र में रहा है, जबकि चीन इसे अक्साई चीन का इलाका मानता है, जिसे उसने 62 के युद्ध में हथिया लिया था। ये गलवान घाटी दरअसल गलवान नदी के नाम पर है, जो अक्साई चीन से निकलकर श्योक नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई करीब 80 किलोमीटर है और ये पहाड़ों के बीच से होती हुई श्योक में मिलती है। ताजा विवाद के दौरान मई महीने की शुरुआत से ही गलवान घाटी में तनाव बना हुआ था। इस टकराव की शुरुआत तब हुई जब भारतीय सेना ने गलवान नदी पर एक पुल बनाने की कोशिश की, ताकि पेट्रोलिंग के दौरान नदी पार करने में आसानी हो सके। लेकिन चीनी सेना ने इसका विरोध किया तो विवाद खड़ा हो गया।
उस वक्त भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच मामूली मारपीट हुई थी। किसी तरह मामला शांत हो गया था, लेकिन दोनों देशों के बीच यहाँ फेस ऑफ शुरू हो गया। दरअसल गलवान घाटी में 4 मुख्य पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 और 19 हैं, जहां विवाद ज्यादा है। यहां दोनों देशों के सैनिक टकराव की स्थिति में थे। चीनी सेना ने गलवान घाटी में अपने 80 तंबू गाड़ लिए। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सैनिकों ने भी अपना कैंप 5 से 600 मीटर की दूरी पर लगा लिया। जो एग्रीमेंट है, प्रोटोकॉल है, इनमें बहुत क्लियरली दिया गया है कि जब 2 पेट्रोल मिलते हैं, फेस ऑफ होता है, तो बैनर के साथ में बताएंगे कि आप हमारे इलाके में हैं, आप वापस चले जाइए, और बताएंगे कि जो हमारा प्रोटेस्ट है वो हम फ्लैग मीटिंग या बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के अंदर में दर्ज करेंगे, और फिर दोनों को वापस चले जाना चाहिए। बीच में क्या हुआ, ये जो 2 पेट्रोल्स का मिलना और फिर वहां क्या होता है और वापस जाते हैं, इसके बीच में ये ठीक नहीं चल रहा था। जानकारी के मुताबिक 15 जून को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर कोर कमांडर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दोनों देशों के सैनिक कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। लेकिन 16 जून की रात में भारतीय सेना की एक छोटी पेट्रोलिंग पार्टी आश्वस्त होने के लिए उस जगह गई जहां चीनी सेना के मौजूद होने की संभावना थी। जानकारी के मुताबिक जैसे ही भारतीय सैनिक उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे जहां चीनी सैनिक होने की संभावना थी, चीनी सैनिकों ने घात लगाकर भारत की पेट्रोलिंग पार्टी को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इस झड़प की खबर जैसे ही कर्नल संतोष बाबू और बाकी भारतीय सैनिकों को मिली, वो फौरन मौके पर पहुंच गए। धक्का मुक्की के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ के सैनिकों ने लाठी डंडे, रॉड पर लगी कटीली तार और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला बोल दिया। क्योंकि ये झड़प पहाड़ी पर हो रही थी, इसलिए दोनों तरफ से सैनिकों ने एक दूसरे को पहाड़ से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। बड़ी तादाद में दोनों तरफ के सैनिक नदी में आकर गिरे और पूरी तरह घायल हो गए, क्योंकि पहाड़ के नीचे गलवान नदी का पानी रात में 0 से नीचे तापमान की वजह से और भी ज्यादा बर्फीला था। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जिस पहाड़ी पर झड़प हुई वो सैनिकों के भार से टूटकर नदी में आ गिरे, जिसके कारण बड़ी संख्या में दोनों तरफ के सैनिक हताहत हुए। जो पीएलए है वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो उन्होंने ये धोखा दिया है, उन्होंने ये स्टेटस को बदलने की कोशिश की है। अगर आप बारीकी से देखें तो जो फिंगर 4 और 8 के बीच में जो गलवान वैली में पीपी पॉइंट के ऊपर में हुआ है, तो ये स्पष्टता से, क्लैरिटी से आप एक बात बिल्कुल क्लियर है कि चाइना ने वायलेट किया है बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को, जो 2013 में साइन किया था। चीन की मंशा भारत की सप्लाई लाइन को रोकना भी है, इसीलिए गलवान घाटी में उसने अपने सैनिकों का जमावड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों को अमेरिका की सैटेलाइट इमेजिंग एजेंसी प्लैनेट लैब ने जारी किया है, जिसमें चीन की सेना के ट्रक साफ दिखाई दे रहे हैं और ये उसके ऑल ट्रेन व्हीकल हैं। साथ ही यहाँ सैनिकों के लिए छोटे छोटे 80 कैंप भी हैं। चीन का ये सैन्य जमावड़ा कई किलोमीटर में फैला हुआ है। गलवान में चीन की ऐसी मौजूदगी के बाद करीब 5 से 600 मीटर दूर आईटीबीपी को अपना कैंप बनाना पड़ा है और इसके ठीक पीछे कुछ और सुरक्षा बलों का जमावड़ा दिख रहा है। दरअसल चीन गलवान घाटी को अक्सर चीन का हिस्सा बताता रहा है और अब पूरी गलवान घाटी पर उसकी नजर गड़ी है। भारत ने जो 255 किलोमीटर लंबी दुर्बुक श्योक डीबीओ सड़क बनाई है, वो गलवान घाटी के बेहद करीब से होकर गुजरती है। गलवान घाटी करीब 12 से 13 हजार फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। चीनी सेना ने अगर इन पहाड़ों पर कब्जा कर लिया तो वहां से फायरिंग और गोलाबारी कर चीनी सेना भारत की डीबीओ जाने वाली सप्लाई लाइन को रोक सकती है और यही वजह है कि चीनी सेना गलवान घाटी पर कब्जा करना चाहती है। गलवान घाटी के सामने से ही दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क गुजरती है, जो लद्दाख के लेह को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ती है, जहां भारतीय वायुसेना की हवाई पट्टी है। युद्ध की हालत में डीओबी से चीन पर जोरदार हमला बोला जा सकता है और इसीलिए गलवान घाटी पर चीन अवैध कब्जा करके डीबीडीओ सड़क को अपनी निशाने पर रखना चाहता है। जाहिर है गलवान का ये गणित चीन और भारत के लिए जितना अहम है, उतना ही उलझा हुआ भी है।